जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फिर एक बार भारत के लिए खुश कर देने वाली खबर। पाकिस्तान के दिग्गज मौलाना इदरीस की गोली मारकर हत्या, जैश का था ये कट्टर हिमायती, सुला दिया गया इसको भी मौत के नींद। बताएंगे अज्ञात तरीके से अज्ञात हमलावरों ने ले ली इस जैश के कट्टर मौलाना की जान। फिर एक बार आतंकवादियों के महकमे में छाया मातम। कल ही कह रहा था कि हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाएंगे, और आज ही लपेट दिया गया इस मौलाना को। बताएंगे दोस्तों किस तरीके से इसको मारा गया है। वहीं आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत पर पाकिस्तान में मच गया तहलका। कहने लगे अब जंग हुई तो हमारी हालत खराब कर देगा भारत। बताएंगे दोस्तों क्या कहा पाकिस्तान ने, कैसे बड़े बड़े आतंकवादी बिल में घुस गए बंगाल जीतने के बाद। तो वही उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, भारत यूएई डिफेंस पैक्ट में नहीं है आर्टिकल 5 क्लॉज, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया खुला समर्थन। कह दिया हर मुश्किल घड़ी में भारत यूएई के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बताएंगे जितना पाकिस्तान भी सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद भी सऊदी की मदद करने से बचता फिर रहा था, लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई पैक्ट नहीं है यूएई का। लेकिन तब भी भारत ने कैसे दे दिया खुला समर्थन। यूएई के फुजैरा में ईरानी अटैक के बाद भी दोस्तों भारत खुलेआम खड़ा है यूएई के साथ। आपको बताएंगे क्या कहा भारत ने। साथ ही साथ क्या तमिलनाडु में थलापति विजय राज के जीतने पर कच्चा तीवी पर बढ़ सकता है तनाव, टेंशन में पड़ गया पड़ोसी श्रीलंका। तो वहीं बताएंगे बीजेपी के बंगाल जीतने के बाद भी ममता बनर्जी कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, मैं क्यों दूं इस्तीफा, मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। अपनी बात पर अड़ गई है ममता बनर्जी। इलेक्शन कमीशन को बता दिया विलेन दुश्मन। तो अब क्या प्रोसेस है दोस्तों, और कैसे ममता बनर्जी छोड़ेगी कुर्सी, और कब होगा बीजेपी का शपथ ग्रहण बंगाल में, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप आराम से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत के दुश्मनों के खात्मे पर काफी खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में मंगलवार को जाने माने कथित धार्मिक गुरु शेखुल हदीस कहे जाने वाले मौलाना मोहम्मद इदरीस तरंगजई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह चरसद्दा के उस्मान जई इलाके में हुई एक हमले में उन्हें कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग से उनकी जान ले ली। दोस्तों मौलाना को जैश ए मोहम्मद का सपोर्टर माना जाता था। पुलिस ने बताया कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इस घटना में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने उस गाड़ी पर गोलियां चलाई जिसमें शेख इंदरीस तरंगजई सवार थे। बाद में चरसद्दा के एक अस्पताल ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। जी हां दोस्तों, जो चाहिए था वही हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये घटना मुस्लिम मॉडल स्कूल के पास एक व्यस्त सड़क पर हुई है, जहां सुरक्षा बलों द्वारा इलाके को सुरक्षित किए जाने के दौरान भी स्थानीय निवासी सड़क के किनारे कतार बनाकर खड़े रहे। उस समय ड्यूटी पर तैनात दोनों घायल कांस्टेबलों को तुरंत पास के एक अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, कार का पिछला शीशा बुरे तरीके से टूटा हुआ है और उस पर गोलियों के कई निशान बने हुए हैं। गोलीबारी की घटना के बाद घटना स्थल के पास भारी भीड़ जमा हो गई और वहां मौजूद लोग तथा पुलिसकर्मी घटना के बाद के हालात को कैमरे में कैद करते नजर आए। इस विंडशील्ड के टूटने से पता चल रहा है कि कितना खतरनाक ये मंजर रहा होगा और कैसे गोली से छलनी करी होगी इस जैश के कट्टर हिमायती मौलाना का सीना। दोस्तों यह बहुत बड़ी जानकारी है, जहां फिर एक बार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की अज्ञात तरीके से मौत हो रही है, जो कि भारत के लिए बेस्ट खबर है, बेस्ट न्यूज। ऐसे में एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया तो इस बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अंत में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत पर पाकिस्तान में मचा तहलका। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की चर्चा चारों तरफ है। बीजेपी ने चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 206 सीटें जीत ली, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की चर्चा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में भी खूब हो रही है।
पाकिस्तान के पत्रकार और राजनीतिक एक्सपर्ट्स बीजेपी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक कमर चीमा ने तो भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कह दिया कि भारत का मैप भगवा रंग में रंग गया है, मोदी का नैरेटिव जीत गया है, अब भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। कमर चीमा ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि भारत के 72% जमीनी इलाके और 78% आबादी पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कंट्रोल है। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अब कोई नहीं रोक सकता। जंग, राष्ट्रवाद, धर्म, ये उनकी ताकत है। बीजेपी खुद को मजबूत कर चुकी है और अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ हमारी जंग वहीं से शुरू होगी जहां पर खत्म हुई थी। पाकिस्तानी विश्लेषक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा बन गई है और उनकी कहानी जनता में लोकप्रिय हो गई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरीके से हार चुके अपने देश की झूठी शेखी भगाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि अब वो पीएम मोदी को वो सब नहीं करने देगा जो वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि अब हर कीमत पर हम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने भी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आरजू काजमी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मंत्र फूका कि अरसे से जीतती आ रही ममता बनर्जी एकदम अलग थलग पड़ गई। आरजू काजमी के शो में आमंत्रित किए गए एक इंडियन गेस्ट ने बंगाल में बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हुई है इसके पीछे कारण है कि जो अवैध वोटर्स थे सबको छांटकर हटा दिया गया। हिंदुओं ने जो बीजेपी को भर भर कर वोट दिया उसके पीछे एक संदेश था कि बांग्लादेश से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए बंगाल उनके लिए आखिरी ट्रेन थी, वरना हिंदुओं को वहां से भी भागना पड़ता। तो दोस्तों देखा आपने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत पर पाकिस्तान में कैसे खौफ मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बाकी बचे राज्यों में जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से बीजेपी को मजबूत होता देख पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ये होना जरूरी था? जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या बदलाव जरूरी था? तो वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, भारत यूएई डिफेंस पैक्ट में नहीं है आर्टिकल 5 क्लॉज, फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलेआम साथ दे दिया यूएई का। कह दिया हर मुश्किल घड़ी में भारत यूएई के साथ खड़ा है, जबकि ईरान से भी भारत के अच्छे संबंध है और ईरान ने ही यूएई पर अटैक किया उसके बाद भी भारत ने ओपनली यूएई का समर्थन किया है। आपको बता दें ईरान ने यूएई के फुजैरह पोर्ट पर अटैक किया तो भारत को भी गुस्सा आ गया। गल्फ के दोस्त के पोर्ट पर हुए ड्रोन हमलों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत यूएई के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जहां एक तरफ दुनिया भर के दोस्त अपनी डील में साथ देने की कस्में खाने के बावजूद भी साथ नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त अरब अमीरात का साथ तब दिया है जब दोनों देशों की डिफेंस डील में आर्टिकल 5 क्लॉज जोड़ा नहीं गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। बता दे पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाटो जैसी सैन्य संधियों में आर्टिकल 5 क्लॉज होता है, जिसका अर्थ है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। भारत यूएई के बीच जनवरी 2026 में हुए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बोले तो एसडीपी समझौते में ऐसा कोई कानूनी क्लॉज नहीं है जो भारत को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद यूएई पर अटैक को लेकर भारत का रुख किसी सच्चे दोस्त से कम नहीं रहा। भारत और यूएई की ये डिफेंस डील सिर्फ कागजों और कानूनी दांव पेच के भरोसे नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की आपसी समझ और एक दूसरे की आवश्यकताओं पर टिकी हुई है। जनवरी 2026 की डील के बाद भारत अब केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि यूएई के साथ मिलकर तेजस और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के उत्पादन पर भी काम कर रहा है। कभी केवल तेल और व्यापार तक सीमित रहने वाले ये रिश्ते अब हार्ड सिक्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि भले ही कागजों पर आर्टिकल 5 ना हो, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में शांति और यूएई की संप्रभुता भारत के अपने हितों से जुड़ी है। फुजैरा हमले पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया ये बताती है कि नई दिल्ली अब पश्चिम एशिया में एक प्रोटेक्टर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी सरकार का ये संदेश उन देशों के लिए एक चेतावनी है जो यूएई या वहां मौजूद भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही अगर बात करें विदेश मंत्रालय की, तो भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मासूम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना गलत है। भारत का मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है, जिससे कि पश्चिम एशिया में फिर से शांति स्थापित हो सके। लेकिन वहीं क्लियरली भारत के मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस विवाद में इसको शांत कराने के लिए सुलझाने के हर प्रयास में साथ देने के लिए तैयार है। दोस्तों आपने देखा होगा सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये सुरक्षा पैक्ट लागू हुआ था, जहां पर अगर
सऊदी या पाकिस्तान में से किसी एक देश पर भी अटैक होता है तो ये अटैक दोनों देशों पर माना जाएगा और दोनों मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जब ईरान ने सऊदी पर अटैक किया था तब पाकिस्तान चाहकर भी सऊदी की मदद करने के लिए ईरान से नहीं लड़ पाया और उल्टा वो अफगानिस्तान पर अटैक करने लगा ताकि वो सऊदी को बता सके कि मैं भी तो युद्ध में उलझा हुआ हूं, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं, तुम मेरी मदद करो अफगानिस्तान से लड़ने में, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ईरान से लड़ने में। यानी कि दोस्तों सुरक्षा पैक्ट होने के बावजूद भी पाकिस्तान इस पैक्ट से कन्नी काटता दिखाई दिया, लेकिन भारत के साथ इस पैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है शामिल यूएई के लिए। लेकिन फिर भी भारत ने खुलेआम कह दिया है कि हर मुश्किल घड़ी में भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इससे बड़ी बात क्या ही होगी दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में वी स्टैंड विद यूएई लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें तमिलनाडु में आया थलपति विजय राज तो टेंशन में पड़ा पड़ोसी श्रीलंका। कच्चा तीव द्वीप पर बढ़ सकता है तनाव, क्या है जानकारी बता दें। अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। फैंस के बीच थलपति के नाम से मशहूर विजय की टीवी के तमिलनाडु विधानसभा की 234 में से 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पड़ोसी देश श्रीलंका में विजय की जीत पर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि पूर्व में कच्चा थीवू पर श्रीलंका के रुख की विजय आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में इस पर विवाद बढ़ने की भी आशंका दिखाई दे रही है। द हिंदू के मुताबिक श्रीलंका के तमिल मीडिया ने मंगलवार को अपने पहले पन्नों पर विजय की तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से जगह दी है। श्रीलंका की वीर केसरी तमिलन, दिनाकरन और दिनाकुरल जैसे लोकप्रिय तमिल अखबारों ने विजय की जीत को अपनी सबसे बड़ी खबर बताया। श्रीलंका मीडिया ने विजय की जीत को एक विशाल जीत और सुनामी करार दिया है। वहीं श्रीलंका के तमिल नेताओं ने भी विजय की जीत पर उत्साह दिखाया। श्रीलंका के तमिल नेताओं के विजय की जीत पर बयान आए हैं। श्रीलंका के नेताओं ने विजय को धमाकेदार जीत के लिए बधाई दी और उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। श्रीलंका के नेताओं का कहना है कि विजय के तमिलनाडु की सरकार का मुखिया बनने से उनको आपसी संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही कच्चा तीवू द्वीप पर टेंशन भी बढ़ी है। श्रीलंका के नेता विजय की जीत का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन बीते साल चीजें काफी अलग थी। कच्चा तीवू द्वीप के मामले पर विजय की टिप्पणियों ने श्रीलंका सरकार को नाराज कर दिया था। ये तब हुआ था जब श्रीलंका की ओर से तमिलनाडु के मछुआरों पर फायरिंग की गई थी। इस पर विजय भड़क गए थे और तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा के लिए कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। वहीं विजय के बयान पर श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हैराथ ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था कि कच्चा तीवू श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र वाला द्वीप है, यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। हैराथ ने विजय के बयान को चुनावी बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि तब विजय का बयान और श्रीलंका की प्रतिक्रिया काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। अब सवाल यह है कि विजय सीएम बनने वाले हैं, ऐसे में क्या फिर बढ़ेगा विवाद। दोस्तों कच्चा तीवू पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दे पाकिस्तान का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ी थी लड़ाई। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अब इस ऑपरेशन के 1 साल बाद पाकिस्तान से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के एक नेता ने खुलेआम स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सेना ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह बयान आतंकियों की एक बैठक में दिया गया जिसने पाकिस्तान की असली नीति को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पहली बार पाकिस्तान की सेना ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह भी माना कि भारत ने 10 मई को मुरीद के बोले तो लश्कर तैयबा का मुख्यालय और बहावलपुर बोले तो जैश ए मोहम्मद का केंद्र में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में कई आतंकवादी मारे गए थे। तो ये अब जाकर खुलासा हुआ है दोस्तों। हालांकि वहीं अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मसूद अजहर ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश को हेडक्वार्टर को युद्ध स्तर पर फिर से बना लिया है, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। भारत ने बीते साल मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी। उस दौरान पंजाब में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को एक सटीक हमले में तबाह कर दिया गया था। आतंकी मसूद अजहर का गुट जैश अब इस नुकसान से उबरते हुए फिर से सक्रिय हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में बड़े पैमाने पर निर्माण का काम चल रहा है। इसकी कई इमारतों को बना लिया गया है। वहीं आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी हो सकता है अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण। दोस्तों भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। यह चेतावनी 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक लागू रहेगी। नोटम में करीब 3550 किलोमीटर लंबा खतरे का इलाका घोषित किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। यह परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के आसपास होने जा रहा है, जिससे यह परीक्षण सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी देने वाला माना जा रहा है। इसके लिए DRDO को ऑल द बेस्ट कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। वहीं बता दें
हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को दी तगड़ी चेतावनी, कह दिया धरती के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। ट्रंप का फॉक्स न्यूज को दिया गया बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने कुछ जहाजों पर कथित तौर पर हमला किया, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी केंद्रीय कमान द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हॉर्मुज जल डमरूमधु से गुजारा जा रहा था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान ने कुछ जहाजों पर हमला किया है, जिनमें एक दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज भी शामिल है, जिसे जल डमरूमधु से गुजारा जा रहा था, जो 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद उसे प्रभावी रूप से बंद है। वहीं ट्रंप के नक्शे से मिटाने वाली धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और कह दिया कि अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है और तुम नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बता दिया और कहा कि अमेरिका को सावधान रहना चाहिए कि कहीं कोई बुरा चाहने वाला उसे फिर से दलदल में ना घसीट ले। उन्होंने यूएई को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। वहीं आपको बता दें, चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी को लगा बहुत बड़ा झटका। ग्वादर में चीनी कंपनी ने बंद कर दिया काम। शहबाज शरीफ के दावों की खुल गई पोल। दोस्तों, सीपीईसी के सबसे अहम प्रोजेक्ट ग्वादर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक चीनी कंपनी ने खराब कारोबारी माहौल और लगातार घाटे का हवाला देते हुए अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और सभी कर्मचारियों को निकाल दिया। इस घटनाक्रम ने सीपीईसी की जमीनी स्थिति और विदेशी निवेशकों के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के ग्वादर फ्री जोन में काम कर रही हैंगेंग ट्रेड कंपनी ने शुक्रवार को अपनी फैक्ट्री बंद करने और सभी कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन ये फैसला लेते हुए कहा है कि गैर व्यवसायिक कारणों और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते कारोबार जारी रखना संभव नहीं रहा। कंपनी ने बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा नहीं कर रही थी, लेकिन उसके शिपमेंट अटक गए, जिससे लगातार नुकसान हो रहा था। पिछले 3 महीनों से वो अधिकारियों के संपर्क में थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके चलते उसे यह कदम उठाना पड़ा। अब ऐसे में सीपीईसी और निवेशकों के भरोसे पर तगड़ा सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसी महीने चीन दौरे पर जाने वाले हैं, जहां बिजनेस टू बिजनेस निवेश फोरम आयोजित होना है। ग्वादर में कंपनी बंद होने की खबर ने विदेशी निवेशकों के भरोसे और सीपीईसी के भविष्य को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। कंपनी ने कर्मचारियों की छटनी पर अफसोस जताते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में रोजगार बनाए रखना संभव नहीं था। जी हां दोस्तों, वहीं अब बात कर लेते हैं बंगाल इलेक्शन की, जहां पर बंगाल रिजल्ट के बाद अड़ी ममता बनर्जी कहने लगी, मैं हारी नहीं तो क्यों दूं इस्तीफा। साथ में इलेक्शन कमीशन बोले तो चुनाव आयोग को बता दिया सबसे बड़ा विलन। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सबसे मुख्य विलन बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगी जब मैं हारी ही नहीं हूं। मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता कि मैं इस्तीफा देने जाऊं। नैतिक तौर पर मैं कह रही हूं कि मैं जीती हूं, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा है कि वे पूरे तरीके से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया है कि क्या वो आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आए तो अच्छा होगा, इसीलिए वो कल आएंगे। एक एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसीलिए मैं एक आम आदमी हूँ। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अब एक आजाद पंछी हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला, मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन अब मैं एक आजाद पंछी हूँ। यानी कि दोस्तों, चुनाव हार चुकी है ममता बनर्जी, उसके बावजूद भी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वहीं बंगाल में सीएम पर फैसला कराने खुद जाएंगे अमित शाह जी। असम की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दे दी गई है। बता दें, पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी बीच जानकारी आ रही है कि बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने पार्टी के चाणक्य अमित शाह को सौंपी है, जो राजनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं जेपी नड्डा को असम के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने नई सरकार के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी से कहा कि उम्मीद क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ जी की जयंती है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।